नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का इतिहास के नए सीरीज में, मतलब सीरीज के नए वीडियो में। ओके, आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं आद्य ऐतिहासिक काल की। और आद्य ऐतिहासिक काल में भी, हालांकि ये मैं पिछले वीडियो में करवा चुका था, मैंने सिंधु घाटी सभ्यता का जो कह सकते हैं कि पहला जो पड़ाव था, एक तरीके से जो सबसे पहले खोजी गई जो जगह थी, जिसको बोला जाता है हड़प्पा। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या मिला है और क्या क्या हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता को पूरा एक तरफ से क्लोज करने वाले हैं। यानी कि कह सकते हैं कि जितनी भी सिंधु घाटी सभ्यता में जो जगहें मिली थी, उन सब के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं, यानी कि सपोज अगर ये इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि बताइए किस जगह पे की जो गलियां हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हैं, ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में वो कौन सी जगह थी जहाँ की गलियां टेढ़ी मेढ़ी मिली हैं। तो वो थी हालांकि बनवाली थी। तो इस तरीके से जितनी भी प्रमुख स्थल थे, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चौमुदड़ो है, ठीक है, और वहां का क्या क्या मुख्य कह सकते हैं कि फेमस था या इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, पीसीएस लेवल तक के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो वो सारा हम इस एक वीडियो में पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इस वजह से मैं ये स्टार्टिंग के कुछ 2-3 स्लाइड्स हैं जो आपको एक बार पुनः रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक है, बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की। तो इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल की जानकारी को स्रोत भी पुरातात्विक जानकारी के स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य ही हैं और इसे सिंधु सभ्यता में रखते हैं। बेसिकली सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसको सिंधु सभ्यता ही क्यों कहते हैं। हालांकि चूंकि ये सिंधु नदी जो थी, ठीक है, यानी है भी अभी भी, चूंकि कश्मीर से होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए ये अरब सागर में अपना पानी गिराती है। ठीक है, तो सिंधु नदी के चारों तरफ या उसके किनारे पे ये सभ्यता फली फूली थी। इस वजह से इस सभ्यता का नाम ही सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया गया। तो घाटी आप जानते हैं, यानी कि नदी के जो किनारे का क्षेत्र होता है उसको बेसिकली घाटी बोला जाता है। हालांकि जो पहाड़ियों की जो अंदर की घाटी रहती है, यानी कि दो पहाड़ियों के बीच की जो जगह रहती है, ठीक है, उसको भी घाटी बोला जाता है। पर यहाँ पे बात हम करते हैं सिंधु सिंधु नदी के संदर्भ में। ठीक है, जिस तरीके से जैसे हम कश्मीर वैली बोलते हैं, कश्मीर घाटी बोलते हैं, तो कश्मीर में जो कश्मीर की जो पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों के बीच की जगह है, उसको बेसिकली घाटी बोला जाता है। ठीक है, और अगर सिंधु घाटी है या फिर गंगा की घाटी है, गंगा की बेसिकली हमारे यहाँ पे अपने मतलब कह सकते हैं कि भारत में तलहटी बोला जाता है, पर बेसिकली जो वर्ड अगर लिया जाए तो वो घाटी ही माना जाएगा। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करें तो सामाजिक रूप से रहने वाले लोगों को सभ्य सभ्य समाज बोला जाता है। आप सभी ने अपने गांव में समाज में ये सुना ही होगा। ठीक है, चूंकि आप सभी कहीं ना कहीं गांव से या कहीं भी बिलोंग कर रहे हो, तो फिर भी ये वर्ड तो आपने सुने ही होंगे कि आप सभ्य समाज के नागरिक। तो सभ्य समाज यानी कि जो सामाजिक रूप से अच्छी तरीके से रह रहा है, दैट इज सभ्य। ओके, और चूंकि यहाँ के जो लोग थे वो सभ्यता पूर्वक रहा करते थे, यानी सिंधु नदी के किनारे किनारे मान लो पहले एक मोहल्ला बसा, फिर वो मोहल्ले से गांव हो गया, गांव से शहर हो गया, इस तरीके से वो जगह जगह पे शहर टाइप के बसते चले गए। तो इस वजह से वहां के जो किनारे किनारे जो लोग थे, तो मतलब एक तरीके से वहां पे बसावट हो गई और वही सारी सिंधु घाटी सभ्यता बन गई थी। ठीक है, इसका विकास आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ था, यानी कि लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसका विकास हुआ था। आकार त्रिभुजाकार था। ठीक है, अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। और सिंधु सभ्यता में कुल 350 स्थल मिले हैं, जिसमें 200 स्थल केवल गुजरात में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बाकी बात करते हैं, विश्व की पहली नगरीय सभ्यता थी सिंधु सभ्यता। और विश्व की पहली अगर सभ्यता की बात की जाए, वो थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि मिस्र की सभ्यता थी। ठीक है, और जो कि मतलब जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वो बेसिकली ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, तो कुल मिला के अगर पहली नगरीय सभ्यता की बात की जाए तो सिंधु सभ्यता, और पहली ग्रामीण सभ्यता की अगर बात की जाए तो वो आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। सबसे पहले इसकी जानकारी चार्ल्स मैसन ने 1826 में दी थी, सिंधु घाटी सभ्यता की। ओके, और सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण की अगर बात की जाए तो जेम्स कलिंगम ने 1853 में इसका सर्वेक्षण किया था। बात करते हैं अगर लॉर्ड कर्जन की, जो कि भारत का वायसराय हुआ करता था। 1904 में पुरातत्व विभाग की इन्होंने स्थापना की थी, लॉर्ड कर्जन ने। और इसके जो पहले महानिदेशक थे वो थे सर जॉन मार्शल। ओके, और सिंधु घाटी सभ्यता की अगर जो खुदाई की बात की जाए तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था और आपको शायद पता भी होगा, इसकी जो खुदाई की थी वो बेसिकली की थी दयाराम साहनी जी ने। ठीक है, इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा में 1921 में हुई थी। इस वजह से बेसिकली सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोला गया है, क्योंकि पहली खुदाई ही हुई थी यहाँ पे। ठीक है, जैसे आपने गांव में भी देखा होगा, अगर किसी दंपति के 4 पुत्र हैं तो उसमें जो पहला यानी कि सबसे बड़ा पुत्र होता है, बेसिकली उसी के नाम पे जो फैमिली है
उसको आगे बढ़ा दिया जाता है। जैसे कि सपोज XYZ के पिताजी है ना, तो अगर XYZ किसी फैमिली में बड़ा है तो उसके पिताजी या उसकी माताजी इस तरीके से चलने लगता है। तो सेम उसी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता में जो पहली खुदाई हुई थी तो हड़प्पा में हुई थी 1921 में। तो हड़प्पा मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पुत्र था, तो इस वजह से इस पूरी सभ्यता का नाम ही था वो हड़प्पा सभ्यता के नाम पे पड़ गया था। ठीक है, तो इसका जो नामकरण था वो जॉन मार्शल ने किया था। और इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इस समय तक कांस्य की खोज हो गई थी। ठीक है, बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था उत्तर में ये कश्मीर घाटी में एक जगह पड़ती है मांडा, ठीक है, जो कि चिनाब नदी के तट पे है। तो उत्तरी सीमा मांडा हो जाएगी, दक्षिणी सीमा आपकी दैमाबाद हो जाएगी जो कि प्रवरा नदी के तट पे है, और ये मान सकते हैं आप महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, और अगर बात करते हैं पूर्वी सीमा की, तो पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में स्थित है जो कि हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है, और अगर बात करते हैं पश्चिमी सीमा के बारे में, तो पश्चिमी सीमा जो है पाकिस्तान के सुतका गैंडोर से में है, जो कि दास नदी के किनारे पे बसा हुआ है। ठीक है, क्लियर। आगे हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो इसकी खुदाई दयाराम साहनी जी ने 1921 में की थी। ये पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला एक स्थित है जो कि रावी नदी के किनारे पे स्थित है। ठीक है, तो वहां पे ये हड़प्पा सभ्यता की पहली बार खुदाई हुई थी। ठीक है, पिंगट तथा पिंगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बोला था। चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किया था। ठीक है, चूंकि हड़प्पा सभ्यता से पहले चांदी के कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं, इस वजह से ये कहा जाता है कि जो चांदी का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किया था। और हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिली हैं जिनसे आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि इस तरीके से पूछा जाएगा कि कुम्हार का निम्न में से कौन सी वस्तु है जो हड़प्पा सभ्यता से मिली है। तो निम्नलिखित वस्तुओं में से कोई सी एक वस्तु आपको दे देगा, या फिर ये अगर आप पीसीएस लेवल के एग्जाम में बैठ रहे हैं तो वहां पे बोल देगा कि बताइए निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिली है। ठीक है, वो बोल देगा कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, अन्नागार और विशाल विशाल स्नानागार। तो यहाँ पे विशाल स्नानागार जो हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि विशाल स्नानागार जो था वो मोहनजोदड़ो से मिला था। ठीक है, हालांकि आगे चर्चा करेंगे हम मोहनजोदड़ो के बारे में भी, और उस पर भी बात करेंगे कि वहां से क्या क्या मिला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हड़प्पा से। तो हड़प्पा से आपको मिला था कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, अन्नागार, मात्र देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान, एक सिंग वाला जानवर, हाथी का मस्तक, स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह जो कि आप सभी को पता है स्वास्तिक चिन्ह जो होता है हमारा। ठीक है, और स्त्री की गर्भ से निकलता हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया। एक बार रिवाइज करेंगे फटाफट मेरे साथ। कुमार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, ठीक है, मात्र देवी की मूर्ति, अन्नागार, लकड़ी की ओखली और लकड़ी का ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान, एक सिंग वाला जानवर, हाथी का मस्तक, स्वास्तिक चिन्ह और स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। ठीक है, तो ये हो गए आपके हड़प्पा से संबंधित। अब हम बात करने वाले मोहनजोदड़ो। ठीक है, देखिए एक ही वीडियो में आपको पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन कवर करने वाला हूं, तो जुड़े रहेंगे आप हमारे साथ में। और एग्जाम में अगर प्राग ऐतिहासिक काल से या आद्य ऐतिहासिक काल से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सॉरी आद्य ऐतिहासिक काल से, तो इस वीडियो से बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं जाने वाला है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता से पूछा जाता है तब भी इस वीडियो से बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। ओके, तो हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। ठीक है, तो इसकी खुदाई 1922 में राखलदास बनर्जी जी ने की थी। आपको पता होगा, अभी जस्ट मैंने बताया कि हड़प्पा की, तो हड़प्पा की खुदाई जो की थी वो 1921 में की थी। किसने की थी आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। तो ये जस्ट एक साल बाद यानी 1922 में इसकी जो खुदाई की थी वो राखलदास बनर्जी जी ने की थी। और ये भी पाकिस्तान के लरकाना जिले में, लरकाना किस लिए फेमस आप सभी को पता होना चाहिए, जो सिख धर्म के पहले गुरु थे यानी कि गुरु नानक देव जी। तो गुरु नानक देव जी का जो जन्म हुआ था वो लरकाना जिले में ही हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पॉइंट भी। तो मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई थी, मोहनजोदड़ो जो स्थान है वो बेसिकली पाकिस्तान के लरकाना नामक जिले में स्थित है। ये भी सिंधु नदी के तट पे है। ठीक है, यानी ये तो आपको गांठ बांध लेना है कि इंडस वैली अगर सिविलाइजेशन आप पढ़ रहे हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता, क्या सिंधु घाटी सभ्यता आप पढ़ रहे हैं, तो वो सिंपल सी बात है, वो सिंधु नदी के किनारे ही होगी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। और 1922 में राखलदास बनर्जी जी ने इसकी खोज की थी। ठीक है, इसकी खुदाई की थी। सिंधु घाटी सभ्यता का, यार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो था। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन बनने वाला है। पॉइंट ये रहेगा क्वेश्चन का कि बताइए निम्न में से कौन सा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। आपका ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, आपका ऑप्शन है लोथल, आपका ऑप्शन है कालीबंगा और आपका ऑप्शन है हड़प्पा। बताइए आंसर। ओके, अब बात करते हैं, कमेंट करके बताएंगे आप। ठीक है, और कमेंट जरूर कराइए।
इससे आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड का पता चलता है कि हाँ यू आर एक्टिव नाउ। ओके, आज हम आगे बात करते हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे विशेषता ये थी कि उसकी सड़कें, ठीक है, पॉइंट यहाँ से भी सीधा बनता है कि जैसे कि अगर मिलान करने को दे देगा कि बताइए कि सीधी सड़कें, आगे ऑप्शन रहेगा आपका बनवाली, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, या टेढ़ी मेढ़ी सड़कें, फिर से वही ऑप्शन है। ठीक है, तो ये सारे पूरे एंड में आप ये सारे ऑप्शंस जो भी मैं बता रहा हूँ सारे आप कर लेंगे बहुत इजीली। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो की जो प्रमुख विशेषता थी वो वहां की सड़कें थी जो कि सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण में विभाजित करती थी। ठीक है, यानी कि नगर को वर्गाकार या चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी। कुल मिला के जो मोहनजोदड़ो था बेसिकली मान सकते हैं जैसे वर्तमान में आपने जो सेक्टर्स देखे होंगे, अगर आप कहीं बाहर शहर में गए, चाहे लखनऊ ले लीजिए, कानपुर ले लीजिए, या फिर आप मतलब दिल्ली ले लीजिए, या नोएडा ले लीजिए, गुड़गांव ले लीजिए, तो यहाँ पे जो सेक्टर है ना, ठीक है, सेक्टर जिनको अभी वर्तमान में मतलब बसाया जा रहा है सरकारों के द्वारा, या फिर जो सेक्टर पहले से ही मतलब सरकारों द्वारा बसाए गए हैं, तो वहां की अगर आप सड़कें देखें तो बेसिकली पूरी सड़कें चारों तरफ से एक दूसरे को समकोण पे काटती हैं, एकदम स्ट्रेट सड़कें होती हैं कोई भी। और वहीं अगर आप जैसे कि कोई पुरानी बस्ती में चले जाएं, ठीक है, तो पुरानी बस्ती में जैसे ही आप जाएंगे तो सड़कें टेढ़ी मेढ़ी, कहीं से भी कहीं निकल रहा है, किसी का कहीं पे छज्जा आ रहा है, किसी की सीढ़ियां कहीं पे गली में निकल रही, ठीक है। लेकिन वहीं सेक्टर की अगर बात की जाए, सेक्टर में एक प्रॉपर अगर पूरी गली का साइज अगर 20 फुट का है तो पूरी गली का साइज 20 फुट का रहेगा, है ना। तो इस तरीके से कुल मिला के मोहनजोदड़ो वर्तमान का सेक्टर समझ लीजिए आप, ठीक है। और ये मोहनजोदड़ो की एक प्रमुख विशेषता थी। आगे बात करते हैं, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है बेसिकली मृतकों का टीला। ठीक है, यहाँ से कोई कब्रिस्तान नहीं मिला बल्कि बल्कि यहाँ से एक कंकाल का ढेर मिला है। ठीक है, और यह कंकाल क्षतिग्रस्त है जो बाह्य आक्रमण को दर्शाता है। एक तरीके से जैसे कि आप सभी को पता होगा, जैसे चाहे बात कर लें जब अकबर की, तो अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण किया था, ठीक है, या हल्दी घाटी के बाद में, ठीक है, तो उस समय क्या हुआ था, उसने चित्तौड़गढ़ में 30,000 मासूम बच्चों को, महिलाओं को, वृद्धों को, ठीक है, उनको वहां पे जो महल के अंदर, चित्तौड़ महल के अंदर थे, ठीक है, शरण लिए हुए थे, उन सभी को 30,000 लगभग मतलब 30,000 प्लस ही थे, उनको जिंदा मतलब इस तरीके से कटवा दिया था। ठीक है, वहीं अगर बात की जाए अशोक की, ठीक है, या अशोक ले लीजिए आप, या फिर अलाउद्दीन खिलजी ले लीजिए। वहीं अगर आप अशोक की बात करें तो जब उसने कलिंग पे अटैक किया था तो उसके बाद में वो जो रक्तपात उसने देखा था वहां पे भी लाखों लोग मारे गए थे, तो उसके बाद में उसने प्रण ले लिया था, निश्चय ले लिया था कि हाँ अब यार मैं कभी लड़ाई नहीं करूंगा, और उसने तलवार को रख दिया था। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की, तो उसने जब चित्तौड़ में अटैक किया था राणा रतन सिंह के समय पे, ठीक है, माता पद्मावती के टाइम पे, तो उसके बाद में उसने भी वहां पे लगभग 80,000 मासूम लोगों को मरवा दिया था, और उसके बाद उसने स्टेटमेंट ये दिया था कि मतलब हमें इन लोगों को मारने में अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई है। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है, ये मैं बस ये समझाना चाहता हूँ कि लोगों की मानसिकता के एक तरफ अशोक था, वो भी राजा था, उसने जब मतलब एक तरीके से उसने युद्ध लड़ा था, युद्ध के बाद में जब उसने रक्त देखा तो उसका मन विचलित हो गया और उसने युद्ध न करने का निश्चय ले लिया, और वो बौद्ध धर्म को उसने स्वीकार कर लिया था। वहीं अगर अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो वो ये एक तरफ ये बोल रहा था कि मुझे ऐसा करके प्रसन्नता हुई। वहीं अगर अकबर की भी बात करें, जहाँ पे अकबर को हमारे इतिहासकार उसको महान बताते हैं, ठीक है, तो उसने भी लगभग 30,000 प्लस जो मासूम लोग थे, वहां की जनता थी, उनको कटवा दिया था। उसके बावजूद भी मतलब कुछ इस तरीके का कोई स्टेटमेंट इसने नहीं दिया था, बल्कि वो अपना कंटिन्यू मार्केट कंटिन्यू रखी थी। तो कुल मिला के बात यह है कि जैसे जहां पे अगर 30,000 लोगों को मारा है, या फिर 80,000 लोगों को मारा है, या फिर लाखों लोगों को मारा है, कुल मिला के, तो मारने के बाद में या जो मर गए थे लोग, तो उसके बाद में उनको एक जगह पे इकट्ठा कर दिया गया था। सेम इसी तरीके से जो मोहनजोदड़ो का है वो उसको वहां पे भी बेसिकली कोई कब्रिस्तान नहीं मिला है, जैसे कि आपके हड़प्पा में मिला था, ठीक है, RH-37 कब्रिस्तान, लेकिन मोहनजोदड़ो में कोई कब्रिस्तान नहीं मिला। यहाँ पे कंकाल का ढेर मिला, जो इस बात की गवाही देता कि यहाँ पे भी कोई बाहर अटैक हुआ था, और इसी तरीके से जैसा मैंने आपको बताया, इसी तरीके का कोई अटैक हुआ होगा, और उस अटैक के बाद में लाखों लोग मारे गए होंगे या हजारों लोग मारे गए होंगे, और हजारों मरने के बाद में उनका जो मृत शरीर था उसको एक पहाड़ की आकृति देके वहां पे छोड़ दिया गया होगा। ठीक है, तो वही जो जो मानव शरीर का जो कंका मतलब मानव जो मृत शरीर होगा, उसका जो मांस वगैरह होगा, वो जब सड़ गया होगा, समाप्त हो गया होगा, उसके बाद में जो हड्डियां बची होंगी, तो उन हड्डियों का जिसको बोलते हैं कंकाल, ठीक है, उन कंकाल का या हड्डियों का ढेर मिला है। ठीक है, हालांकि ये कंकाल क्षतिग्रस्त है, बट कुल मिला के आपको बस ये ध्यान रखना है कि मृतकों का टीला, ये अभी जो RO का कुछ पेपर हुआ था इसी ईयर यानी कि 2024 में, उसमें भी सीधा सीधा क्वेश्चन ये आया था
कि बताइए निम्न में से किस स्थान को, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान को मृतकों का टीला कहते हैं। तो वो आपका ऑप्शन था मोहनजोदड़ो। ठीक है, अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा, अगर नहीं दिया, अगर आप देने वाले तो भी आप इसको माइंड में सेव कर लीजिए। आगे हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार। देखिए जो हड़प्पा था, हड़प्पा में अन्नागार मिला था। ये दो दो अलग अलग पॉइंट्स हो जाते हैं। जैसे कि सपोज आपके पास में गाड़ी है, ठीक है, आपके पास में मान लीजिए मैं बात करता हूँ 5 डोर की बुलेरो है, ओके, आपके पास में 5 डोर बुलेरो और वहीं मेरे पास में 5 डोर की जीप रेंगुलर। तो गाड़ियां दोनों हैं और दोनों 5 डोर की हैं, ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है, आपकी गाड़ी है 12-15 लाख की और हमारी गाड़ी है 1 करोड़ रुपए की। ठीक है, तो अंतर हो गया ना। तो सेम इसी तरीके से जो मोहनजोदड़ो का अन्नागार है वो विशाल अन्नागार है, और वहीं अगर बात की जाए हड़प्पा के अन्नागार की तो वो स्मॉल स्नानागार है, सॉरी अन्नागार है, यानी कि वो एक मान सकते हैं कि एक फैमिली या 2 फैमिली या एक पूरे एक मोहल्ले तक की फैमिली के लिए उस अन्नागार का इस्तेमाल किया जा सकता था तत्कालीन समय में। वहीं अगर मोहनजोदड़ो की बात की तो ये जो अन्नागार था वो पूरे एक सभ्यता को लिए, यानी पूरे एक गांव के लिए पूरा अन्नागार यहाँ पे था। ठीक है, तो कुल मिला के मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार मिला है और हड़प्पा से सिर्फ या कह सकते हैं कि छोटा अन्नागार मिला है। ठीक है, दोनों में अंतर है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और सिंधु सभ्यता का ये सबसे बड़ा भवन या सबसे बड़ा इमारत ध्यान रखेंगे, जैसे कि अगर आपका मकान ले लीजिए, तो आपका मकान आपके हिसाब से काफी अच्छा मकान है और आपके रहने के लिए पर्याप्त है। वहीं लेकिन आपके गांव में कुछ और ऐसे भी मकान होंगे जो बहुत विशालकाय होंगे, लेकिन उससे भी बड़ा एक अगर कोई विशाल भवन बन जाए तो वो पूरे गांव का सबसे बड़ा विशाल भवन होगा। ठीक इसी तरीके से जो ये अन्नागार था, मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार था, ये पूरी कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का, ठीक है, यानी कि आपके पश्चिम से मान लीजिए कि जो पाकिस्तान में सुतका गैंडोर पड़ता है, वहां से लेके पूरब के आलमगीरपुर तक, उत्तर में मांडा से लेके दक्षिण के दैमाबाद तक, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में ये सबसे बड़ा भवन या सबसे बड़ी इमारत थी विशाल अन्नागार। इसलिए ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू के, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, बात करते स्वास्तिक मोहर सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिला है और जिसका निर्माण सेल खड़ी से हुआ था। सेल खड़ी बेसिकली जैसे कि हमारी चौक वगैरह होती है, इसी तरीके का एक कह सकते हैं कि पदार्थ होता है या पदार्थ ही बोलेंगे उसको। ठीक है, तो सेल खड़ी से बेसिकली इसका निर्माण हुआ था स्वास्तिक मोहर का। और वहीं अगर स्वास्तिक चिन्ह की बात की जाए तो स्वास्तिक चिन्ह आपको मिला है कहां से, हड़प्पा से, लेकिन स्वास्तिक की जो मोहर है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। आई होप क्लियर हुआ होगा पूरे पॉइंट्स। यहां से देखिए, और इस स्लाइड से बाहर या इस वीडियो सारी स्लाइड से बाहर आपकी सिंधु घाटी सभ्यता से कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में जहन में बिठा लीजिएगा, इसलिए आपको लास्ट तक हमारे साथ में जुड़े रहना है। अब बात करते हैं, चूंकि मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या चीजें मिली थी और आपके वहां से क्या क्या पॉइंट्स बन सकते हैं, क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आज हम बात करने इसमें अब हम बात करने वाले हैं मोहनजोदड़ो के बारे में, यानी कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है और क्या क्या वस्तुएं मिली है। सबसे पहला आ जाता है सॉरी स्नानागार। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो से स्नानागार, बेसिकली स्नानागार को वर्तमान समय में बाथरूम बोलते हैं। जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं या गांव के भी हों तो उनको भी पता होगा, जो स्नानागार होता है बेसिकली करंट समय में उसको बाथरूम बोला जाता है। ठीक है, बाथरूम जहाँ पे हम लोग नहाते हैं। ठीक है, तो जो नहाने का स्थान है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। अन्नागार मिला है जो कि सबसे बड़ा है। पुरोहित आवास मिला है। सूती वस्त्र मिले हैं यहाँ से। सबसे चौड़ी सड़कें, मैंने आपको बताया था कि मोहनजोदड़ो मान लीजिए आप वर्तमान समय के सेक्टर है। ठीक है, अब सेक्टर में जो सड़कें होती है वो काफी चौड़ी हुआ करती है। वहीं अगर आप कॉलोनी में चले जाए, जैसे दो दो चीजें, एक कॉलोनी एक सेक्टर। तो सेक्टर में क्या होता है, अगर पूरी सड़क है मतलब 50 फीट चौड़ी है तो पूरी सड़कें, पूरे सेक्टर की सारी सड़कें 50 फीट चौड़ी होती हैं। लेकिन वहीं अगर आप कॉलोनी में चले जाए तो आपकी एक मेन सड़क होगी वो 25 फीट की होगी। वहीं उस कॉलोनी में मेन सड़क से कटी हुई जो सड़कें होंगी यानी अंदर की तरफ गई होगी वो कहो 15 फीट की ही हो। अब उन सड़कों से भी अंदर अगर कोई सड़क गई हो तो वो कहो 10 फीट की ही हो। ठीक है, तो इस तरीके की डिफरेंस रहता है सेक्टर में और कॉलोनी में। तो मोहनजोदड़ो को मैंने आपको बताया, मोहनजोदड़ो समझ लीजिए कि वर्तमान समय का सेक्टर था, यानी तत्कालीन समय का सेक्टर हुआ करता था। तो यहाँ की जो सड़कें थी वो काफी चौड़ी थी। यहाँ पे एक सभागार हुआ करता था, या सभागार मिला है। ठीक है, पशुपति शिव जी की मूर्ति मिली है और इसके अलावा कांसे की नर्तकी मिली है, यानी कि डांस करती हुई डांसिंग गर्ल भी कभी कभी क्वेश्चन दे देता है। डांसिंग गर्ल कहाँ से मिली है, तो वो आपकी मोहनजोदड़ो से मिली है। तांबे का ढेर मिला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को, तांबे का ढेर मिला है और घर में कुआं मिला है, यानी कि घर के अंदर। तो एक बार रिवीजन करेंगे फटाफट, मेरे साथ में आंख बंद करके याद करिए। अन्नागार मतलब जो विशाल अन्नागार था। ओके, इसके अलावा बाथरूम जिसको स्नानागार बोलते हैं, स्नानागार, विशाल अन्नागार, पुरोहित आवास, ठीक है, सूती वस्त्र, चौड़ी सड़कें,
इसके अलावा सभागार, पशुपति शिव जी की मूर्ति, इसके अलावा नर्तकी की मूर्ति कांसे की, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे ये कांसे की मूर्ति है। इस कांसे के साथ साथ तांबे की भी एक कह सकते हैं स्टोरेज मिला है, तांबे का ढेर मिला है। और घर के अंदर कुएं का भी जिक्र मोहनजोदड़ो में होता है, ठीक है, यानी कि मोहनजोदड़ो से घर के किसी घर के अंदर कुआं भी मिला है, ठीक है। तो ये था मोहनजोदड़ो का। और आपका अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाला है तो यहीं से बनेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ तक आप आ गए तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और ये जो इतिहास है या पॉलिटी है या फिर यूपीजी के सारा कुछ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट, यानी कि जो तीसरा स्थान है, थर्ड प्लेस, ठीक है, इसका नाम है सुतका गैंडोर। आप सभी को मैंने बताया था जो ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है, जो कि दास्क नदी के तट पे है, जो कि पाकिस्तान में वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। तो हालांकि इंपॉर्टेंट यही है कि यहाँ ये सबसे पश्चिमी स्थल है, दास्क नदी के किनारे है। इसकी खुदाई 1927 में ऑरल स्टाइन ने की थी, ऑरल स्टाइन, ओके। ऑरल स्टाइन ने 1927 में सुतका गैंडोर की खोज की थी। सुतका गैंडोर, ऑरल स्टाइन, ओके, पश्चिमी स्थल है, दास्क नदी के किनारे है। यहाँ से इंपोर्टेंट फैक्टर ये हो जाता है कि यहाँ से बंदरगाह मिले। हालांकि बंदरगाह जब हम हड़प्पा सॉरी लोथल पढ़ेंगे तो लोथल से भी बंदरगाह मिले हैं, पर सुतका गैंडोर से भी बंदरगाह मिले हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं रोपड़ के बारे में। आप सभी को पता है रोपड़, तो रोपड़ की बेसिकली जो खुदाई की थी वो एकदत्त शर्मा जी ने 1953 में की थी, यानी 1953 में की थी। और ये पंजाब में, वर्तमान जो भारत में पड़ता है, पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, क्लियर। सतलज नदी के किनारे पंजाब राज्य में रोपड़ नामक स्थान पड़ता है, ठीक है। अब चूंकि आप सभी को पता ही होगा कि पंजाब जो है, पंजाब की जो जमीन है वो बहुत ही उपजाऊ है, यानी कि रोपड़ जमीन है। इससे आप इसको रिलेट कर पाएंगे कि जो पंजाब है, चूंकि एक तो सतलज नदी के तट पे, हालांकि पंजाब जो है वो 5 नदियों का स्थल है, पर वर्तमान समय की अगर परिप्रेक्ष्य में बात देखा जाए तो पंजाब से सतलज नदी ही गुजर रही है, भारत का जो पंजाब है, ओके। तो पंजाब चूंकि सतलज नदी यहाँ से निकल रही, पंजाब 5 नदियों का कह सकते कि केंद्र पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ की जो जमीन है बहुत ही उपजाऊ है, बहुत ही रोपड़, तो इस वजह से पंजाब में कौन सी जगह पड़ जाएगी आपकी, रोपड़, क्लियर। यहाँ की जो खुदाई की थी वो यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। इसको भी इस तरीके से आप याद करेंगे कि जैसे कि जो जमीन है काफी उपजाऊ है, और ऐसी उपजाऊ जमीन कब होती है, जब वहां पे कोई यज्ञ वगैरह किया जाता है। तो यज्ञ कौन करवाएगा, शर्मा जी करवाएंगे। तो यज्ञदत्त शर्मा जी ने 1953 में रोपड़ की खुदाई की थी, जो कि पंजाब नदी के किनारे, पंजाब नदी में सतलज नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया होगा, आपके दिमाग में बैठ गया होगा। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। हालांकि रोपड़ से आप रिलेट कर पाएंगे, रोपड़ रूपनगर, ठीक है। इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि वर्तमान समय में या रूपनगर को सिंधु घाटी सभ्यता में किस नाम से जाना जाता है, या सिंधु घाटी सभ्यता में वर्णित रोपड़ को वर्तमान समय में क्या नाम से जाना जाता है। तो वो आपका हो जाएगा रोपड़, यानी कि रूपनगर, ठीक है। यहाँ से मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवर कुत्ते का भी साक्ष्य मिलता है। ऐसे ही साक्ष्य नवपाषाण काल में कश्मीर के बुर्ज होम से भी मिले थे, ठीक है, जहाँ पे कुत्ते को भी साथ में दफना दिया गया था, ठीक है। तो वहां से भी, यानी कि बुर्ज होम से, कश्मीर के बुर्ज होम से भी कुत्ते के साथ में साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा रोपड़ से भी पालतू जानवर कुत्ते के साक्ष्य यहाँ पे मिलते हैं, क्लियर। तो अभी हमने 4 पॉइंट कर लिए, पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा सुतका गैंडोर और चौथा रोपड़, ठीक है। चारों पॉइंट्स आप क्लियर हो गए होंगे। और अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो अपने नोट्स बना सकते हैं, अगर नहीं बनाना चाहते तो आप यहाँ पे स्नैपशॉट ले सकते हैं, ओके। आगे हम बात करने वाले चौहन दड़ों की। काफी इंपॉर्टेंट ये प्लेस है, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि हमने जो अभी पढ़ा है, यानी कि सुतका गैंडोर, तो उस सुतका गैंडोर से ज्यादा है। और मान सकते हैं कि पंजाब का जो रोपड़ है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है हमारा चौहन, क्योंकि यहाँ से कई अलग अलग चीजें मिली हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। बात करते हैं चौहन के बारे में। तो चौहन नाम से ही थोड़ा आपको उल्टा सीधा लग रहा होगा, तो इसकी जो खोज की थी वो की थी गोपाल मजूमदार ने। अब चौहन चाहू और दहाड़ू, यानी चारों ओर कौन दहाड़ सकता था या घूम सकता था, कौन, गोपाल जी, ठीक है। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, या फिर मजूमदार चारों ओर दहाड़ रहा है, यानी कि मौज मस्त आदमी है, ठीक है। तो गोपाल मजूमदार ने 1931 में इसकी खुदाई की थी। ये पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे स्थित है, चौहन वर्तमान में भी। और यह एक औद्योगिक शहर है, और यह एकमात्र शहर है जो कि दुर्ग रहित है, यानी कि जो बाकी अन्य सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य सभी शहर हैं वो कहीं ना कहीं उनकी एक बाउंड्री रहा करती थी, और उस बाउंड्री के अंदर वो शहर हुआ करते, यानी कुल मिला के वो किले के अंदर शहर हुआ करते थे, ठीक है। चाहे आप मोहनजोदड़ो ले लीजिए या हड़प्पा ले लीजिए
ठीक है। बनवाली, कोई भी मतलब आप शहर ले लेंगे, कालीबंगा ले लें, कोई भी आप शहर ले लें, तो वो शहर एक एक बाहर में, शहर के बाहर एक बाउंड्री हुआ करती थी बहुत बड़ी, ठीक है। उस बाउंड्री के अंदर वो शहर पूरा बसा हुआ होता था। लेकिन चहुं ओर से दहाड़ो, ठीक है, गोपाल मजूमदार ने खोज की थी। लेकिन ये पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र कह सकते हैं कि शहर था जो कि औद्योगिक शहर था। और दूसरी बात ये कि ये बाउंड्री इसमें नहीं थी, ठीक है, यानी कि इसमें किला नहीं हुआ करता था, ठीक है। आगे हम बात करने वाले, ये एकमात्र शहर है जो कि दुर्ग रहित है। यह एकमात्र पूरा स्थल है जो जहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं, वक्राकार ईंटें मिली हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे, पॉइंट यहाँ से भी बन सकता है कि बताइए वक्राकार ईंटें कहाँ से मिली हैं। तो वक्राकार ईंटें जो है, ठीक है, वो आपको मिलेंगी चहुंदड़ों से। अगला पॉइंट आ जाता है, यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं जिसमें सौंदर्य की सामग्री, मन का, गुड़िया, सुई धागा, अलंकृत ईंटें और बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता के पदचिन्ह। तो देखिए बेसिकली चौहू को आप इस तरीके से रिलेट कर पाएंगे, चौहू यानी कि चौहू दड़ो यानी कि चारों ओर घूमना फिरना। तो जो सौंदर्य सामग्री है, मन का है, गुड़िया है, सुई धागा, इसको आप इस तरीके से भी मान सकते हैं कि चहुं दड़ों से जो महिलाओं से संबंधित जो भी आइटम्स वगैरह सारे मिले हैं वो चहुं दड़ों से मिले। जैसे कि सौंदर्य की सामग्री है तो वो महिलाओं से संबंधित है। मन का बेसिकली, हालांकि ये घड़ा होता है, ये तो महिलाओं से संबंधित नहीं है, ठीक है, पर गुड़िया गुड़िया भी एक कह सकते हैं कि बच्चियों से संबंधित है, जिसको भी आप महिला मान सकते हैं, ठीक है। तो गुड़िया भी महिलाओं से संबंधित हो जाएगी। सुई धागा, ठीक है, हालांकि यहाँ पे मैं जेंडर इक्वलिटी को थोड़ा साइड में रख के बात करूं तो जैसे कि आपकी भी अगर शर्ट में अगर सिलाई वगैरह लगानी होती तो बेसिकली आप अपनी माम जी से या अपनी बहन से ही लगवाते होंगे। तो सुई धागा भी कहीं ना कहीं महिलाओं से संबंधित आप मान सकते हैं। ये मैं बस आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और इसके अलावा अलंकृत ईंटें बेसिकली अलंकृत वो होता है कि सजाया हुआ, ठीक है। अब ईंटें हैं, ईंटों को भी यहाँ पे सजाया गया, तो सजाएगा कौन? महिलाएं सजाएंगी, क्योंकि जितने भी घर में आप कमरे वगैरह देखते हैं या घर में जो जो भी आइटम्स रहते हैं वो महिला, मतलब आपकी माँ या आपकी बहन जी ही सजाती होंगी। आपका अगर कमरा है, आप अगर सिर्फ अकेले उसमें रहते हो तो वो उल्टा सीधा ही पड़ा रहेगा, ठीक है। वहीं अगर आपके घर में आपकी माँ है या फिर आपकी बहन है तो वो एक वेल सेटल्ड रूम लगता है। तो अलंकृत जो ईंटें हैं वो भी बेसिकली महिलाओं से संबंधित आप मान सकते हैं, ठीक है। तो सौंदर्य सामग्री, मन का, गुड़िया, सुई धागा, अलंकृत ईंटें और बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते के पद चिन्ह, ये आपके चहुदड़ों से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और बात करते हैं दड़ों या कोट शब्द जितने भी जिस स्थान में पाए जाएंगे वो सारे आप ध्यान रखेंगे, वो मोस्टली मतलब 98% तक वो सारे स्थान पाकिस्तान में है, ठीक है। जैसे कि चौदड़ो हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, दड़ो आया ना लास्ट में, या फिर बालाकोट है, डावरकोट है, या कोई भी अमरकोट है, अमरकोट भी वर्तमान में पाकिस्तान में है, ठीक है। तो जितने भी जैसे कोट वाले शब्द हैं, ठीक है, जिनके लास्ट में कोट आ रहा है या फिर दड़ो आ रहा है, ये अगर आपको बाई चांस नहीं याद आ रहा है कि चौदड़ो कहाँ है या मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि हाँ दड़ो शब्द भाई ने बताया था या फिर कोट शब्द बताया था तो ये पाकिस्तान में ही है, तो आंख बंद करके आप पाकिस्तान लोकेशन लगा सकते हैं, ठीक है। एक बार रिवीजन कर लेंगे क्विक। चहुदड़ों की जो खुदाई की थी गोपाल मजूमदार ने 1931 में की थी, पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ये एकमात्र औद्योगिक शहर है और ये एकमात्र शहर है जो कि दुर्ग रहित है। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ से जो प्रमुख वस्तुएं मिली हैं, जहाँ पे वक्राकार ईंटें भी मिली हैं और महिलाओं से संबंधित सामान है, जहाँ पे सौंदर्य सामग्री है, मनका है, गुड़िया है, सुई धागा है, अलंकृत ईंटें हैं और बिल्ली का पीछा करता हुआ जो कुत्ता है उसके पद चिन्ह यहाँ पे चहुदड़ों से मिले हैं, ठीक है। अगला पॉइंट आ जाता है हमारा बनावली, ठीक है। बनावली ये बेसिकली इसकी खुदाई 1973 में रविंद्र सिंह ने की थी, ठीक है। अब बनावली को आप इस तरीके से रिलेट कर पाएंगे बाहुबली, ठीक है। अब बाहुबली को आप इस तरीके से, जैसे बनावली है यानी कि बाहुबली, अब जैसे रविंद्र सिंह है। अब आप सभी को पता होगा कि अगर आप थोड़ा बहुत पॉलिटिकली या पॉलिटिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं तो आप सभी को पता होगा कि राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान का एक विधानसभा है शिव विधानसभा, जहां से निर्दलीय प्रत्याशी या निर्दलीय विधायक है रविंद्र सिंह भाटी। काफी एजुकेटेड विधायक है और काफी मान सकते हैं कि गरीबों का मदद करने वाला व्यक्ति, काफी अच्छा विधायक है, ठीक है। तो वो बाहुबली है, तो रविंद्र सिंह ने बाहुबली, और बाहुबली को दूसरा स्टेट अगर आप देखें तो स्टेट आप सभी को पता हो कि हरियाणा वाले जो लोग रहते हैं वो कुश्ती में काफी मेडल वगैरह लाए हुए हैं। तो बाहुबली कहाँ मिलेंगे आपको? हरियाणा में। और वो बाहुबली कौन है? वो बाहुबली है आपका रविंद्र सिंह, ओके, जो कि विधायक। इस तरीके से आप इसको रिलेट कर पाएंगे। इसके समीप
रंगोई नदी स्थित है, यानी कि बनावली में रंगोई नदी स्थित है। बनावली हरियाणा में स्थित है और रंगोई नदी के किनारे पे, ठीक है। रविंद्र सिंह ने 1973 में इसकी खोज की थी। यहाँ पे जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। पॉइंट ये बनेगा आपके एग्जाम का कि बताइए कि किस स्थान पे जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। जैसे आपके घर से, आप सभी को पता होगा कि घर से आपके घर के अंदर से एक नाली बनी हुई होगी, वो नाली एक जाके आपके घर के बाहर एक मैन जो नाला होगा उसमें गिरी होगी, वो नाला जाके कहीं ना कहीं एक बड़े नाले में गिरा होगा, इस तरीके से। तो बनावली एक ऐसी जगह थी जिसका नाम तो बनावली था, यानी कि बहुत बढ़िया बना बना हुआ होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना जल के निकास की व्यवस्था थी। दूसरी बात, यहाँ की जो टेढ़ी सड़कें थी वो टेढ़ी मेढ़ी हुआ करती। जैसे नाम तो बनावली यानी कि बहुत बना हुआ, लेकिन सड़कें भी यहाँ पे टेढ़ी मेढ़ी थी। यहाँ पे पानी के जो निकास की कोई भी व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। और जो घर के बाहर सोख्ता की व्यवस्था थी। सोख्ता बेसिकली सोख्ता बेसिकली वो होता है, जैसे अगर आप गांव में हैं, गांव अगर आपने देखा होगा तो गांव में बहुत जो पुराने टाइम के लोग रहे होंगे, तो वहां पे आपने देखा होगा कि वो क्या होता है कि जो घर से बाहर निकलते ही एक गड्ढा खोद देते हैं। तो घर का जो पानी होता है, जो मतलब बर्तन रखा है या नहाने धोने का, वो पानी जाके लास्ट में जाके उस गड्ढे में जो घर के बाहर होता है उसमें इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। अब चूंकि अगर कोई व्यक्ति परिवार में जो लोग नहा रहे हैं या बर्तन धो रहे हैं तो वो सुबह सुबह नहाएंगे, ठीक है। और शाम तक होते होते वो पानी जो होता है वो सूख जाता है, तो इसी को बेसिकली सोख्ता बोला जाता है, ठीक है। यानी घर के बाहर गड्ढा। तो बनावली सिर्फ नाम बनावली है। अगर इसके खोदकर्ता की बात करें तो बनावली को बाहुबली से रिलेट करेंगे, जहां पे ये हरियाणा के रंगोई नदी के किनारे स्थित मान लिया जाएगा, ठीक है। मान लिया क्या जाएगा, ये है ही रंगोई नदी के किनारे हरियाणा में स्थित है। और वो बाहुबली कौन रहेगा, आपका रविंद्र सिंह रहेगा, ठीक है। 1973 में इन्होंने इसकी खुदाई की थी। और नाम सिर्फ इनका बनावली है, ना तो यहाँ की सॉरी ना तो यहाँ की सड़कें अच्छी है, ना ही यहाँ पे पानी की कोई नालियों की कोई अच्छी व्यवस्था है, ठीक है। केवल नाम का ही ये बनावली है। यहाँ पे सोख्ता की व्यवस्था मिलती है जो कि पानी की निकासी की व्यवस्था थी, ठीक है। अगला पॉइंट आ जाता है कुड़ाल। कुणाल, 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 कुड़ाल, कुणाल, कुणाली पढ़ेंगे इसको आप, ठीक है। तो कुणाल ये बेसिकली हरियाणा के फतेहाबाद नामक स्थान पे स्थित है। और कुणाल से बेसिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं, ठीक है। यानी कि चांदी के मुकुट कहां से मिले हैं, कुणाल से, ठीक है। कुणाल, कुणाल किसी युवराज का भी नाम था, जो कि अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। किसी राजा के पुत्र का नाम था कुणाल, ठीक है। तो कुणाल चूंकि राजा का पुत्र था, अब राजा का अगर पुत्र है तो उसको उसको मुकुट पहनाया ही जाएगा। तो कुणाल से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। एक मान सकते हैं आप, वो दिन में पहनता करता था, एक रात में पहना करता था, ठीक है। तो चांदी के 2 मुकुट मिले, कहां से मिले, कुणाल से मिले। कुणाल कहाँ पे स्थित है, हरियाणा के फतेहाबाद में स्थित है, ठीक है। कुणाल हो गया। अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, कालीबंगा। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बना है आपके पीसीएस में, आपके कांस्टेबल लेवल के पेपर में, आपके एसआई लेवल के पेपर में, काफी एग्जाम्स में यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। तो बात करते हैं कालीबंगा। तो बंगा बेसिकली हम मान सकते हैं मिट्टी, ठीक है। तो कालीबंगा का नाम होता है कि काली मिट्टी की चूड़ी। बंगा यानी कि मतलब जो बोलते हैं ना, बैंगल बोलते हैं, यानी चूड़ियां, ठीक है। तो काली बंगा यानी काली मिट्टी की चूड़ी, ओके। तो इसका जो खुदाई की थी, उत्खनन किया था, खुदाई आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसकी खुदाई 1961 से लेकर 1969 के बीच में हुई थी। और ये बेसिकली घग्गर, जिसको सरस्वती नदी भी बोला जाता है, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। और बीवी लाल और बी के थापर ने, ठीक है, कालीबंगा की कह सकते कि खुदाई करवाई थी, बी के थापर और बीवी लाल, लाल थापर, लाल थापर, ओके, लाल थाप। इसको आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे, जैसे कि लाल थाप का घाघरा पहन के आपने, लाल थाप का घाघरा, उसने लाल थाप का घाघरा पहना था और काली मिट्टी की चूड़ी पहनी थी, ठीक है। तो लाल मिट्टी यानी कि लाल थाप का घाघरा, ठीक है। लाल थाप का घाघरा, घाघरा से घग्गर नदी, लाल थाप से बीवी लाल, और थाप से बी के थापर, ठीक है। और इसकी अगर खोज की बात की जाए तो अलमानंद घोष द्वारा की गई थी, लेकिन अगर खुदाई लाल थाप ने की थी, अलमानंद घोष ने इसकी खोज की थी। और राजस्थान के हनुमानगढ़ नामक जो जिला है, वहां पे कालीबंगा नामक स्थान, या कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालीबंगा नामक जो स्थान है, वो बेसिकली राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है। कालीबंगा, हनुमानगढ़, राजस्थान, ठीक है।
इसको आप अगर लोकेशन वाइज अगर ध्यान रखने की बात है तो काली काली माँ भी एक कह सकते कि भगवान का रूप है, और भगवान का रूप कहीं ना कहीं हनुमान, हनुमान जो गढ़ है वहां पे भी हनुमान भी भगवान जी का रूप है। तो इस तरीके से भी आप रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, राजस्थान के हनुमानगढ़ यानी कि वहां पे कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा के लोग एक साथ दो फसल उगाया करते थे, वहां पर एक ही खेत से, वहां पे एक ही खेत से चना और सरसों उपजाने का विवरण मिलता है। ये आप ध्यान रखेंगे, ये मैं कल आपको बता दूंगा। यहाँ पे कुछ और होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे सरसों सरसों उपजाने का तो प्रमाण मिला ही है। इसके अलावा कोई और साथ में एक कोई और यहाँ पे कोई दूसरी जो फसल थी वो यहाँ पे मिली थी। ठीक है, सरसों के साथ में। तो कुल मिला के कालीबंगा नामक स्थान से दो फसलों को एक साथ सुलझाने का साक्ष्य मिलता है। हाँ, ध्यान आ गया, ये तना नहीं ये चना होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। यहाँ से दो फसल एक साथ उगने का साक्ष्य मिला है, जिसमें एक चना और सरसों। ठीक है, और यहाँ से अलंकृत ईंट, हालांकि अलंकृत ईंट आपको मैंने आपको बताया था, अलंकृत ईंट वहां से भी हमको मिली थी, कहाँ से, चमूदड़ों से। ठीक है, और अलंकृत ईंट यहाँ कालीबंगा से भी मिली है, यहाँ से चूड़ियां भी मिली है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जुता हुआ खेत कालीबंगा से मिला है। हल एवं हवन कुंड ये भी कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा, काली माता के लिए हम हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, हवन कुंड, तो इसलिए इसको रिलेट कर पाएंगे। इसके अलावा हल मिलेगा, तो हल यानी कि जुता हुआ खेत मिलेगा। क्यों मिला? क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी थी वो काली थी, काली मिट्टी को हल से ही जोतेंगे, तो हल और जुता हुआ खेत काली मिट्टी हो गया। ठीक है, अलंकृत ईंट भी यहाँ से मिली है और चूड़ियां भी यहाँ से मिली है। चूड़ियां तो काली मिट्टी की चूड़ी को इस तरीके से ही आप एक दूसरे से रिलेट कर पाएंगे। देखिए, कालीबंगा का मतलब ये काली मिट्टी की चूड़ी। ठीक है, अब मिट्टी है तो मिट्टी को जोता जाएगा, जोता कैसे जाएगा, हल से जोता जाएगा। ठीक है, तो कालीबंगा में जुता हुआ खेत मिलेगा, हल मिलेगा, दो हो गए। इसके अलावा कालीबंगा का नाम ही है काली मिट्टी की चूड़ी, तो यहाँ से चूड़ी भी मिलेगी। क्लियर? यहाँ से अलंकृत ईंट भी मिलेगी, हालांकि अलंकृत ईंट आपको चहुदड़ों से भी मिली है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों चीजों को आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हवन कुंड मिला। हवन कुंड क्यों मिला? चूंकि हम यहाँ पे काली माता की पूजा कर रहे हैं, तो काली माता की पूजा कैसे करेंगे, उनको यज्ञ आहुति करना है तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो हवन कुंड इस तरीके से रिलेट करवाएंगे। चूंकि कालीबंगा है तो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। हनुमानगढ़ वर्तमान में कहाँ पे है? राजस्थान में स्थित है। इसकी खोज किन्होंने की थी? वो अलमा नंद घोष द्वारा की गई थी। और अगर इनकी बात की जाए कि इसको खुदाई किसने की थी, घग्गर नदी के किनारे पे है, लाल और थापर ने की थी। लाल और थाप कौन थे? बीबी लाल और बीके थापर। ठीक है, क्लियर? और यहाँ से अगर सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बताइए कि निम्न में से किस स्थान से एक साथ दो फसलों के उगने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो वो दो फसलों के उगने के साक्ष्य आपकी काली बंगा से मिल जाएंगे। और अगर क्वेश्चन ज्यादा डीपली जाता है तो वो ये पूछेगा, बताइए वो जो दो फसलें थी वो कौन कौन सी थी। जिसमें पहली फसल हो जाएगी आपकी चना और दूसरी फसल हो जाएगी आपको सरसों। ठीक है, तो कालीबंगा हो गया। अब हम बात करते हैं धौलावीरा के बारे में। ये भी इंपॉर्टेंट प्लेस है। तो धौलावीरा ये बेसिकली गुजरात में स्थित है और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, धौलावीरा, धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है और इसकी खुदाई सर्वप्रथम जेपी जोशी ने की थी। 1967 में जेपी जोशी द्वारा धौलावीरा की खुदाई की गई थी। और उसके बाद में 1990-91 में पुनः रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा, वही जो मैंने आपको बताया थे, रविंद्र सिंह बिष्ट, ठीक है, जो कि बाहुबली यानी कि बनावली के थे। ठीक है, बनावली कहाँ पे था आपका? हरियाणा में स्थित था। ठीक है, तो रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा 1990-91 में धौलावीरा की खुदाई करवाई गई थी। और 1967 में पुनः धौलावीरा की मतलब पहले खुदाई हुई थी, जो कि जेपी जोशी के नेतृत्व में हुई थी। ठीक है, धौलावीरा कहाँ पे स्थित है? ये गुजरात में स्थित है और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, और ये अगर बात की जाए इसके लोकेशन के बारे में तो ये गुजरात में भी स्थित है और ये पाकिस्तान यानी कि गुजरात और पाकिस्तान दोनों जगहों पे ये फैला हुआ है। ठीक है, और भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का अगर सबसे बड़े स्थल की बात की जाए तो वो राखीगढ़ी है, जो कि हरियाणा में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, सिंधु सभ्यता का अगर बात की जाए बड़े स्थल के बारे में तो वो आपका मोहनजोदड़ो भी है। ठीक है, इसके अलावा धौलावीरा भी है। लेकिन अगर सबसे बड़े स्थल की बात की जाए यानी कि जो सबसे विशाल है, सबसे विशाल क्षेत्रफल है, तो वो हो जाएगा आपका राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में स्थित है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे उसको। अगला पॉइंट आ जाता है हमारा सुरकोटदा। तो सुरकोटदा बेसिकली ये भी गुजरात में स्थित है। नाम से ही आपको थोड़ा गुजराती नाम लग रहा होगा, सुरकोटदा। ठीक है, और ये गुजरात में स्थित है और इसकी जो खुदाई की थी वो जगपति जोशी ने करवाई थी।
यहाँ से इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ से आपको बंदरगाह भी मिलेंगे, चूंकि गुजरात में है तो बंदरगाह तो होने ही होने, ठीक है। हालांकि धौलावीरा से भी बंदरगाह मिले हैं, और इसके अलावा सुरकोटदा से भी मैंने आपको पढ़ाया था, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, वहां से भी बंदरगाह मिले हैं, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता, इंपॉर्टेंट ये है कि सुरकोटदा से कलश समाधान तथा घोड़े की हड्डियां भी मिली हैं, ठीक है। इसको आप इस तरीके से आप रिलेट कर पाएंगे, जैसे कि जो सुर होता है उसको बेसिकली जो घोड़े का पर्यायवाची है उसको उसको सुर भी, उसको कह सकते हैं घोड़े का जो पर्यायवाची है वो सुर भी होता है, ठीक है। तो सुर कोटदा यानी कि सुर को कोट के कूट के, तो कलश समाधान यानी कि कलश समाधान है, जैसे कि मान सकते हैं कि एक कलश के अंदर, जो कि मैंने आपको बताया था मनका, ठीक है, मनके के अंदर किसी मृत व्यक्ति के शरीर को रख के और उसको दफना दिया गया था, ठीक है। तो कलश समाधान सुरकोटदा से मिला है, और वहीं अगर घोड़े की हड्डियों की बात की जाए वो भी आपकी सुरकोटदा से मिली है, इंपॉर्टेंट यही था इसमें, ठीक है। आगे आ जाता है आपका लोथल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है लोथल, ठीक है। तो लोथल ये आपका भोगवा नदी के किनारे स्थित है, और ये गुजरात में स्थित है। गुजरात में भी अगर और ज्यादा अंदर जाएगा तो गुजरात का अहमदाबाद जो है, अहमदाबाद में भोगवा नदी के किनारे लोथल नामक स्थान पे या लोथल स्थित है, ठीक है। और इसकी जो खुदाई की थी वो रंगनाथ राव ने की थी, और ये सिंधु सभ्यता का सबसे का जो बंदरगाह स्थल है, ठीक है, सबसे मतलब कह सकते हैं कि लोथल में ही प्रमुख बंदरगाह केंद्र है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह केंद्र था, वो था आपका लोथल, ठीक है। और यहाँ से गोदीवाड़ा यानी कि डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला है, जो कि कह सकते हैं कि जहाँ पे जहाज वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक ठीक है। तो डॉकयार्ड का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। फारस की मोहरें यहाँ से मिली हैं, जिससे ये प्रूफ होता है, फारस जो कि आप मान सकते हैं कि फारस की जो खाड़ी है, जहाँ पे हम मान सकते हैं कि इराक और ईरान के मध्य का जो एरिया वगैरह है, यानी कि उस वो वाले जो क्षेत्र है, तो वहाँ के जो साक्ष्य मिले हैं, यानी कि जैसे कि अगर मिस्र की बात की जाए तो मिस्र में मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, ठीक, मैंने आपको बताया था। अब मेसोपोटामिया की सभ्यता में वहां पे जब खुदाई हुई होगी तो वहां पे वहां की जो करेंसी रही होगी उसके कई काफी मात्रा में साक्ष्य मिले होंगे। मान लीजिए कि 100 सिक्कों में से 98 सिक्के वहां पे कुछ भी मिली है, XYZ उस पर छपा हुआ है। अब वही अगर सिक्के एक या दो सिक्के आपके हिंदुस्तान में मिले तो कहीं ना कहीं तो ये तो माइंड में आ ही जाएगा ना कि यहाँ पे एक दो मिले, लेकिन वहां पे 100 में से 90 या 100 में से 98 सिक्के मिले, यानी कि वहां की ये मुद्रा रही होगी। लेकिन यहाँ पे आई होगी, कैसे आई होगी? तो वहां का कोई ना कोई यहाँ पे आया होगा, या यहाँ का कोई ना कोई यहाँ पे गया होगा, ठीक है। तो इसी से ये प्रूफ होता है कि फारस की मोहरें लोथल में मिली हैं, जिससे ये प्रूफ होता है कि हाँ, फारस के लोगों के साथ में यहाँ के लोगों का व्यापार होता था, ठीक है। यानी कि विदेशी व्यापार के संकेत यहाँ से भी मिले हैं लोथल से, ठीक है। यहाँ से मापतौल का सामान भी मिला, मापतौल जो कि हम बांट वगैरह बोलते हैं, जैसे वर्तमान में आप चीनी लेने जाते हैं तो 1 किलो के हिसाब से मिलती है, ठीक है। तो उस मापतौल का जो सामान है वो भी आपका लोथल से मिला है, ठीक है। इसको आप इस तरीके से भी रिलेट करवाएंगे, या अगर आपको याद करना हो, जैसे लोथल, थल से होता है उसका थैली, ठीक है। थैली में हम क्या लेके आते हैं? चीनी। तो चीनी कैसे मिलती है? माप या माप के हिसाब से, ठीक है, तौलने के अकॉर्डिंग। तो लोथल से माप तौल के सामान मिला है। दिशा मापक यंत्र मिला है छोटा सा, जो कि लोथल से मिला है। यह भी एक औद्योगिक शहर था, और इस शहर में के जो घर के दरवाजे होते थे वो सड़कों की ओर खुला करते थे, ठीक है। यानी जैसे वर्तमान के हिसाब से अगर आप किसी सड़क के किनारे, अगर आपने कहीं कोई गांव देखा होगा, तो मोस्ट ऑफ द मतलब 99% केस में अगर किसी के घर के दरवाजे बाहर से सड़क निकली हुई है तो उसका जो घर का दरवाजा होगा वो सड़क पे ही खुलेगा, ठीक है। तो लोथल चूंकि औद्योगिक शहर था, तो यहाँ से घरों के जो दरवाजे थे वो सड़कों की ओर खुले हुए मिले हैं, ठीक है। और यहाँ से युगल समाधान की साक्ष्य मिले हैं, जो कि सती प्रथा का साक्ष्य माना गया है। जैसे कि अगर जैसे सती प्रथा क्या थी, आपको अगर पता होगा कि पुरुष की मृत्यु पे जो उसकी पत्नी होती थी उसको जला दिया जाता था या दफना दिया जाता था, ठीक है। तो वो बेसिकली, या जिसको बोला जाता है कि वो सती हो गई है महिला, ठीक है, अपने पुरुष के साथ में, ठीक है। तो ये सती प्रथा का जो चलन था, तो उसी का साक्ष्य यहाँ पे मिला है, जहाँ पे युगल समाधान मिला है। जैसे कि अब सिंपल सी बात है, या तो इसमें ये हुआ होगा कि पति और पत्नी जो भी दोनों होंगे उनकी एक साथ मृत्यु हो गई होगी, तो लोगों ने सोचा होगा कि हाँ, इन दोनों को एक साथ में ही हम दफना देते हैं। या फिर ऐसा हुआ होगा कि पति की मृत्यु हो गई होगी, उसके सापेक्ष में उसकी पत्नी को भी जिंदा वहां पे मतलब उन्होंने लोगों ने मार के और उसके साथ में ही दफना दिया होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर युगल समाधान का जो साक्ष्य है वो लोथल से मिला है, और जो कि सती प्रथा का साक्ष्य माना गया है, ठीक है, क्लियर। अगला पॉइंट आ जाता है, या अगला प्लेस आ जाता है, अगली जगह आ जाती है, वो हमारी आ जाती है लोथल। ये भी गुजरात में स्थित है। मैंने आपको बताया था कि लगभग 350 स्थानों में से अकेले अकेले 200 स्थान ऐसे हैं जो कि गुजरात में स्थित है, ठीक है। तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा।
ये रंगपुर है, ये भी गुजरात से मिला और यहाँ से बनने वाला सिर्फ यही क्वेश्चन है कि रंगपुर का क्या फेमस है, तो यहाँ से धान की भूसी मिली है। जैसे कि आपने अगर धान देखा हो, जो आप चावल खाते हैं, तो चावल आपके पास में आने से पहले ये इसके ऊपर एक कह सकते हैं कि ब्राउन कलर का कवर चढ़ा हुआ होता है चावल के ऊपर। ठीक है, तो जब वो निकाला जाता है उसके बाद में ही आपको चावल मिलता है, जो कि पालेसर एक मशीन होती है उससे निकलता है। ठीक है, तो वो जो इसके ऊपर का कवर होता है उसको भूसी बोलते हैं। तो धान की जो भूसी है, ठीक है, या चावल की भूसी भी आप बोल सकते हैं समझने के लिए, तो वो मिली है आपके रंगपुर से। ठीक है, तो रंगपुर से धान की भूसी, इसको रिलेट इस तरीके से भी आप कर पाएंगे। रंगपुर, जैसे कि जब लोगों का रंग उतरता है ना, तभी उनके असली चेहरे सामने आते हैं। तो रंगपुर से इसका रंग उतर गया, तो धान की भूसी मतलब कि चावल का रंग उतर गया, यानी कि ऊपर वाला जो कवर था वो उतर गया। ठीक है, तो धान की भूसी रंगपुर से मिली है। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, यानी कि इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में। तो धौलावीरा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, जो कि भारत और पाकिस्तान दोनों में है। लेकिन अगर सिर्फ भारत की बात की जाए, ठीक है, तो भारत में अगर बात की जाए तो भारत में राखीगढ़ी नामक जो स्थान है, जो कि हरियाणा में स्थित है, ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, जो कि सिर्फ और सिर्फ भारत में है। देखिए, पूरी सिंधु सभ्यता का अगर सबसे बड़े स्थल की बात की जाए तो वो आपका हो जाएगा धौलावीरा, जो कि भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। चूंकि वो पाकिस्तान में चला गया है और भारत का हिस्सा अब उस अपेक्षा में, यानी कि राखीगढ़ी की तुलना में छोटा रह गया है। ठीक है, तो पूरी सिंधु सभ्यता की कंपैरिजन में अगर बात की जाए, अगर हम जैसे कि दोनों कंट्रीज का बॉर्डर बॉर्डर हटा दें, तो धौलावीरा सबसे बड़ा स्थल हो जाएगा। लेकिन अगर हम बाउंड्री क्रिएट कर देते हैं, यानी कि बाउंड्री खींच देते हैं, तो फिर धौलावीरा भारत का सबसे बड़ा स्थल नहीं रहेगा, सिर्फ सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल रहेगा। और अगर बात करते हैं राखीगढ़ी की, तो भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल आपका राखीगढ़ी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मोहनजोदड़ो चूंकि मैंने आपको बताया था ये सबसे बड़ा शहर है, तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा शहर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, अब सिंधु सभ्यता की कुछ अन्य विशेषताओं के बारे में अगर बात करें, तो यह एक नगरीय सभ्यता थी। मैंने पहले भी आपको बताया था, यहाँ की जो सड़कें थी मोस्टली कह सकते हैं कि एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, तरह तथा ये पूर्व पश्चिम दिशा में थी, यानी कि पूरब से खींची हुई थी सड़कें और पश्चिम तक जाती थी। ठीक है, ये नहीं जैसे अगर वर्तमान में सेक्टर्स की मैंने आपसे इनको कंपैरिजन किया था, सेक्टर से तुलना की थी। सेक्टर में ऐसा होता है कि वो बिल्डर के ऊपर डिपेंड करता है या गवर्नमेंट की जो कह सकते हैं प्लान के ऊपर डिपेंड करता है। वो कहीं से भी सड़क काट देती है, पर वो रहती सीधी है। लेकिन यहाँ का सीन थोड़ा और एडवांस लेवल का था। यहाँ की जो सड़कें थी वो तो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, लेकिन इसके अलावा यहाँ जो सड़कें थी वो पूरब और पश्चिम दिशा में ही हुआ करती थी। ठीक है, जिससे हवा द्वारा सड़कें स्वच्छता साफ हो जाती, क्योंकि या तो हवाएं अगर चलती हैं तो या तो पूर्वाई चलती है, या तो लोकल में बोला जाता है ना पछयाल चल रहा है, पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। तो अगर पूर्वी हवाएं चलेंगी तो भी सड़क साफ हो जाएगी, और पश्चिमी हवाएं चलेंगी तो भी सड़क अपने आप साफ हो जाती थी। ठीक है, और यही दो बेसिकली हवाएं चला करती हैं। ठीक है, तो हवाएं चला करती थी पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, तो जिस वजह से जो सड़कें होती थी वो स्वच्छता ही साफ हो जाया करती थी। ठीक है, नगर नियोजन तथा जल निकास की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि यहाँ की जो नालियां थी वो बेसिकली ढकी हुई थी, सड़कें सीधी थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार अगर बात की जाए तो कृषि हुआ करता था। इनका व्यापार विदेशों से होता था। ये पूरी ओवरऑल सिंधु सभ्यता के बारे में बात की जाए। ठीक है, और अगर मैंने आपको बताया था कि जो बनावली था, बनावली सिर्फ ऐसा एक ही स्थान मिला है जहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी हैं, जहाँ पे जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। बाकी उसके अलावा हर जगह पे प्रॉपर सब मेंटेन था। ठीक है, तो यहाँ से व्यापार जो होता था वो विदेशों से होता था। इनकी जो भाषा थी भाव चित्रात्मक थी तथा समाज मात्र सत्तात्मक था। ठीक है, यानी कि समाज में माँ को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी। आप सभी को पता कि यहाँ से मातृ देवी की मूर्ति मिली है, और एक मतलब कह सकते हैं एक मूर्ति मिली है जिसके कह सकते हैं कि नाभि से प्रकृति का उदय हो रहा है, जिसे प्रकृति की देवी बोला जाता है। तो इससे ही आप कंफर्म हो सकते हैं कि ये मात्र सत्तात्मक समाज यहाँ का हुआ करता था। ठीक है, और भावचित्रात्मक शैली थी। इसका भी आप जो नर्तकी की मूर्ति मिली है, जो कि कांस्य मूर्ति है। ठीक है, वो कांसे की नर्तकी की जो मूर्ति है वो उसका डांस करते हुए मूर्ति है, जिससे कि उसके भावनाओं का पता चलता है, उसके भाव का पता चलता है। ठीक है, तो इस सभ्यता के लोग युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे। कहाँ से होंगे बेचारे, उनके पास लोहे का ही उनको ज्ञान नहीं था। ठीक है, उनको उनको ज्ञान था चांदी का, और सोने का भी ज्ञान बाद में हो गया था। इसके अलावा तांबे का ज्ञान था उनको, कांसे का ज्ञान था। पर अगर युद्ध की बात की जाए तो युद्ध तो तलवारों से लड़ा जाता है उस समय। ठीक है, वर्तमान में तो हम बंदूकों से लड़ रहे हैं, पर उस समय तलवारों से युद्ध लड़ा जा रहा होगा। और तलवारें तो लोहे से ही बनती हैं, तो लोहे से ये लोग परिचित थे नहीं। ठीक है, यहाँ के लोग
मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का उपयोग करते थे, यानी कि मिट्टी के बर्तनों को कलर करने के लिए लाल रंग का भी इसके लिए उपयोग करते थे। ठीक है, इनकी अगर लिखने की जो लिपि की बात की जाए वो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। जैसे कि अगर वर्तमान में आप उर्दू, जो आप जानते हैं उर्दू, जो लोगों को पता होगा, जिनको ये जानकारी होगी कि उर्दू किस तरीके से लिखी जाती है, उनको पता होगा उर्दू बेसिकली दाईं ओर से बाईं ओर की ओर लिखी जाती है। जैसे हमारे अब हम हिंदी लिखते हैं तो हिंदी को हम बाईं ओर, यानी कि बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ चलते हुए जाते हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो की जो लिपि थी वो राइट टू लेफ्ट हुआ करती थी। ठीक है, और हड़प्पा लिपि के प्रमाण में सबसे ज्यादा चित्र यू आकार की मछली का चित्र देखने को मिलता है। ठीक है, पॉइंट ये माइंड में बिठा लीजिएगा। क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि बताइए हड़प्पा से सबसे ज्यादा किस चित्र को का कह सकते हैं कि क्या चित्र देखने को मिला है, वो बेसिकली मछली का चित्र है, जो कि यू आकार का चित्र है। ठीक है, इनकी मोहरों पे सर्वाधिक एक सींग वाला जानवर का चित्र था। ठीक है, हालांकि इससे पहले हम एक मूवी भी आई थी ऋतिक रोशन की, जिसका नाम ही था मोहनजोदड़ो। उसमें भी इस बात की काफी इस विषय पे जोर दिया गया। वहां पे एक सींग वाले जानवर को दर्शाया गया। वहां पे जो मोहरें दिखाई गई उनमें भी एक सींग वाले जानवर का कह सकते कि मोहर थी। ठीक है, तो वहां से भी अगर आपने वो मूवी देखी है तो आप रिलेट कर पाएंगे। तो मुहावरों पे सर्वाधिक एक सींग वाले जानवर का चित्र अंकित है। ठीक है, इसके अलावा बात करें इनकी मुहावरों पे गाय तथा सिंह का चित्र नहीं मिलता। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये कि बताइए, क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे, गाय से या घोड़े से, हाथी से, या फिर एक सिंग वाले जानवर से। तो यहाँ पे के लोग थे वो गाय से परिचित नहीं थे तथा शेर से भी ये लोग परिचित नहीं थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे इनका न गाय का चित्र मिला है, ना ही सिंह का चित्र मिला है, सिंह यानी शेर। ठीक है, यहाँ की जो मोहरें हैं सेल घड़ी की बनी होती थी, मैं पिछले पीछे भी आपको बता चुका था। यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, वे अन्य धातुओं सोना चांदी तांबा टीन कांसा आदि से परिचित थे। मैंने आपको बता ही दिया, चूंकि ये लोहे से परिचित नहीं थे इस वजह से ये लोग लड़ाई वड़ाई नहीं करते थे। ठीक है, लाठी डंडे से कितनी लड़ाई होगी यार। यहाँ माप तौल के लिए न्यूनतम बांट जो था 15 किलोग्राम का था, यानी कि अगर आपको कोई वस्तु लेनी है तो मिनिमम 15 केजी तक लेनी पड़ती थी का था, जो कि दशमलव प्रणाली का सूचक हुआ करता था। ठीक है, सिंधुवासी विश्व में कपास के उत्पादन में प्रथम थे। इंपॉर्टेंट है कि कपास उत्पादन में सबसे ज्यादा फेमस कौन सी सभ्यता रहेगी, 4-5 सभ्यताएं आपको दे दी जाएंगी, तो उसमें आपका हो जाएगा जैसे कि सिंधु सभ्यता, चीन की सभ्यता। तो आपको पता होगा, आपको लग रहा होगा यार चीन तो ना सिल्क रूट चीन का फेमस है, तो इस वजह से शायद कपास सबसे ज्यादा चीन में बन रहा होगा, लेकिन नहीं, ध्यान रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता विश्व में सबसे ज्यादा कपास के उत्पादन के लिए विख्यात थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो सिंधु सभ्यता के लोग कृषि पशुपालन भी करते थे, किंतु उनका प्रमुख व्यवसाय जो था वो व्यापार हुआ करता था। ठीक है, यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए चौसर और पासा खेला का खेल खेलते थे, जो कि जुआ वगैरह जैसे हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट, जिसमें सबसे प्रिय देवता तो मैंने आपको बताया था शिव जी थे। यहाँ पे पशुपति शिव की मूर्ति भी मिली है। इसके अलावा सबसे पसंदीदा वृक्ष की बात की जाए तो ये पीपल वृक्ष है। सबसे पसंदीदा अगर जानवर की बात की जाए तो यहाँ पे बैल तथा सांड। ठीक है, चूंकि बैल से ये लोग खेती किया करते थे तथा बैल का ही एक रूप था जो कि सांड हुआ करता था, तो सबसे पसंदीदा जानवर इनका सांड था। लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ की जो जो मोहर है, मोहर पे गाय तथा शेर का जो है चित्र अंकित नहीं है। ठीक है, पसंदीदा पक्षी की बात की जाए तो ये बतख थी, और आदरणीय नदी यानी कि रिस्पेक्टेड रिवर जो थी वो थी आपकी सिंधु नदी। चूंकि सिंधु नदी के किनारे पे ही पूरी सभ्यता ही विकसित हुई थी, इस वजह से सिंधु ही इन लोगों की पूजनीय नदी हो गई थी। ठीक है, एक बार आंख बंद करके बताइएगा। सबसे प्रिय देवता शिव, सबसे पसंदीदा वृक्ष पीपल, सबसे पसंदीदा जानवर बैल या सांड, बैल तथा सांड। ठीक है, और सबसे पसंदीदा पक्षी आपका बत्तख, सबसे आदरणीय नदी सिंधु। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय पे जो कह सकते हैं कि जो समाज था वो 4 वर्णों में विभाजित था, जिसमें विद्वान, योद्धा, व्यापारी या शिल्पकार तथा श्रमिक, यानी कि जो कि वैदिक युग आते आते ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सेम वही लग रहा होगा ना जैसे वर्तमान में आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। ठीक है, तो वो प्रॉपर बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है। तो सिंधु सभ्यता का जो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए, जैसे वो ये आपका क्वेश्चन बनेगा पीसीएस लेवल के एग्जाम में, कि बताइए कि सिंधु सभ्यता का जो समाज था वो निम्न किन 4 वर्णों में विभाजित था। ऑप्शन ए में है विद्वान, योद्धा, व्यापारी या श्रमिक। ऑप्शन बी में है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऑप्शन सी में कुछ और दे देगा, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं, या कोई और बना के दे देगा। तो ध्यान रखेंगे, आप सभी के दिमाग में बस यही आ रहा होगा ना कि यार
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये तो बहुत पुराना चला आ रहा है, तो डेफिनेटली यार सिंधु सभ्यता में भी यही रहा होगा, पर नहीं। सिंधु सभ्यता के समय पे विद्वान, योद्धा, व्यापारी या शिल्पकार, या फिर और फोर्थ श्रमिक, इन चार वर्णों में जो यहाँ का कह सकते कि समाज था वो विभक्त था या विभाजित था। ठीक है, अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता के पतन के कारण। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कारण दिए हैं, जिसमें गॉर्डन चाइल्ड एवं व्हीलर ने बाह्य एवं आर्यों का आक्रमण बताया, जिससे बोला गया कि आर्यों ने इसमें आक्रमण कर दिया था सिंधु सभ्यता पे, या बाह्य लोग आ गए थे और उन लोगों ने यहाँ के लोगों के ऊपर अटैक करके इनको समाप्त कर दिया। हालांकि ये सिर्फ मिथ्या मात्र हो सकता है, पर इन्होंने बोला है और आपको पढ़ना है। ठीक है, तो गॉर्डन चाइल्ड एवं व्हीलर ने बोला कि आर्यों ने आक्रमण कर दिया था और आर्यों के आक्रमण से सिंधु सभ्यता समाप्त हो गई थी। ठीक है, जॉन मार्शल, अर्नेस्ट एवं एस.आर. राव ने बोला है कि नहीं, सिंधु नदी में बाढ़ आ गई होगी और इस वजह से, इस बाढ़ की वजह से ये सभ्यता समाप्त हो गई। ठीक है, और ऑर्लेन ऑरेल स्टाइन था अमलानंद घोष जी ने बोला कि नहीं, जलवायु में परिवर्तन हो गया होगा, जिस वजह से यहाँ के लोगों को पलायन करना पड़ा होगा, या यूं कहें कि जो जलवायु परिवर्तन का एक मतलब ऑप्शन ये भी हो सकता है कि हो सकता है सिंधु नदी अपना स्थान छोड़ गई हो। और जैसे कि वर्तमान में आप सभी को पता है कि गंगा नदी में बाढ़ आ जाती है या फिर गंगा नदी अपना स्थान छोड़ देती है, जैसे कि हमारे यहाँ से भी गंगा नदी निकली है। तो आज से मान लीजिए कि 5 या 7 साल पहले वो जिस स्थान पे थी, वर्तमान में अगर उसकी अपेक्षा वर्तमान में बात की जाए तो गंगा नदी अभी उस लोकेशन से लगभग 5 किलोमीटर आगे तक निकल गई और वहां से अभी वो उनकी धारा बह रही है। ठीक है, तो हो सकता है कि जलवायु परिवर्तन हो गया हो और सिंधु नदी के किनारे जो मतलब बसावट थी, तो उन लोगों को इस वजह से पलायन करना पड़ गया हो। ठीक है, या यू यू आर कनेडी द्वारा बोला गया कि प्राकृतिक आपदा या महामारी, वही मतलब कि बाढ़ या फिर जलवायु परिवर्तन। इसके अलावा एम.आर. साइनी यानी कि दयाराम साइनी जी ने बोला कि भूतात्विक परिवर्तन या जल प्लावन, इनका भी सेम वही रहा। उसके अलावा जॉन मार्शल ने बोला कि प्रशासनिक शिथिलता रही होगी, इस वजह से कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग हो गई हो, कुछ अलग घट गया होगा, जिस वजह से ये सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। ठीक है, तो ये थोड़े मतलब पीसीएस लेवल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर कांस्टेबल या फिर यूपीएसआई लेवल की बात की जाए तो उसके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि अगर इसमें बात की जाए, देखिए गाइल्ड एवं व्हीलर, ये सॉरी चाइल्ड एवं व्हीलर, तो चाइल्ड एवं व्हीलर ने बोला कि आर्यों का अटैक हुआ था और जॉन मार्शल ने बोला कि प्रशासनिक शिथिलता आ गई होगी। उसके अलावा सभी का लगभग वही है कि या तो जलवायु परिवर्तन हुआ, बाढ़ हुआ, या प्राकृतिक आपदा आई, या फिर भूतात्विक परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो वो लगभग सिमिलर ही रहे हैं। सिंधु सभ्यता के पतन के सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना जाता है। वर्तमान में हुए उत्खनन से आईआईटी खड़गपुर को सिंधु सभ्यता से संबंधित कुछ परिणाम मिले हैं, जिनके आधार पर कहा जा रहा है कि इसके पतन का मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन था। ठीक है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट मान सकते हैं कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का जो सबसे बड़ा कारण था वो बेसिकली बाढ़ को माना जाता है। लेकिन आईआईटी खड़गपुर ने कुछ खुदाई की और उससे प्राप्त जो साक्ष्य मिले हैं या परिणाम मिले हैं, उनके आधार पर आईआईटी खड़गपुर के प्रोफेसर वगैरह या जो कह सकते हैं कि जो भूतात्विक वहाँ के वैज्ञानिक थे, उन्होंने बोला कि नहीं, बाढ़ बाढ़ के अलावा यहाँ पे कुछ जलवायु परिवर्तन हुआ था, जिसकी वजह से सिंधु सभ्यता का पतन हो गया था। ठीक, तो ये थी हमारी सिंधु सभ्यता। आज अब कल के वीडियो में हम बात करेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो ये था सिंधु सभ्यता, जहाँ पे हमने बात की सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में तथा सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए सारे जो इम्पोर्टेंट आपके प्लेसेस थे, जिसमें हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, मोहनजोदड़ो, सुत्कालैंडोर, रोपड़, चहुदड़ो, बनावली, कुनाल, कालीबंगा, धौलावीरा, सुरकोटदा, लोथल, रंगपुर। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट मैंने प्लेसेस आपको इसमें कवर करवाने की कोशिश की है और मैं उम्मीद करूंगा, या ये मेरा दृढ़ विश्वास है, आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन से उसमें क्वेश्चन बनेगा तो हमारे इस वीडियो से बाहर इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको समझ आया होगा, आपको स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, आपके दिल दिमाग जेहन में ये बातें सेव हो गई होंगी। ठीक है, तो अगर यहाँ तक आप आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। अगर आप कोई अन्य सजेशन देना चाहें लाइक अबाउट स्पीड, ठीक है, या कुछ कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। ठीक है, हम जरूर आपकी भावनाओं का सम्मान करेंगे और उसमें चेंजमेंट लाने का प्रयास करेंगे, उसमें बदलाव लाने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो बस यही था आज का वीडियो, जहाँ पे हमने बात की सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो, बाकी मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप कह दीजिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।